समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। और जनाब, अगर आप यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि FBR ने एक ऐसा कानून तैयार किया है, प्रपोज की है, जिस पे आपकी इनकम पे टैक्स लग सकता है जनाब, मजीद टैक्स लग सकता है। और इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद आबिद अयूब साहब, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो डिजिटल दुनिया के इन नए कवानीन पर क्या काम हुआ है, क्या प्रपोज किया गया है प्लान, और आगे किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आबिद साहब, ये तो खुशखबरी तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रही, बल्कि बुरी खबर है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं या जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके ऊपर एक नया टैक्स लगने जा रहा है। ये क्या हकीकत है, किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? अच्छा, अभी ये प्रपोज किया है कि ये एक टैक्स का डॉक्यूमेंट है कि हम इस तरीके से, जो खास तौर पे फेसबुक, यूट्यूब, क्योंकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया किस प्लेटफॉर्म से, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो अर्न कर रहा है कंटेंट क्रिएट करके, और स्पेसिफिकली ऑडियंस इन पाकिस्तान को टारगेट करता है। ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने उसकी इनकम को डिफाइन किया कि इस इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। इस तरीके से जो इनकम डिफाइन की गई है या जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स डिफाइन किए गए हैं, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को वो भी बताएं कि कितने आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए जिसके बाद टैक्स लगेगा, कितने व्यूज होने चाहिए, और कौन कौन से वीडियोस पे फिर आपको उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। अच्छा, इसमें एक जो मिसकंसेप्शन इस डॉक्यूमेंट की, सबसे पहले हम उस पर बात कर लें कि लोग ये समझ रहे हैं कि 1000 व्यूज पे 195 रुपीज PKR में हमें टैक्स लगेगा। ये ऐसा नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी अमाउंट या रेशो ऑफ द टैक्स पे बात नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत ज़्यादा आजकल हमने सोशल मीडिया पे भी सुनी है कि 1000 जिसके व्यूज़ होंगे उस पे 195 रुपीज़ टैक्स लगेगा। नहीं, टैक्स नहीं है। उन्होंने क्या किया है, इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ दो चीज़ें बयान की गई हैं। एक, प्रपोज्ड इनकम, जिसके ऊपर टैक्स लगना है, उस इनकम को FBR डिफाइन कैसे करेगा। हाँ। उन्होंने उसका फार्मूला दिया। ठीक है। उसका फार्मूला उन्होंने ये दिया कि अगर आपकी जो सब्सक्राइबर हैं या आपके फॉलोअर्स हैं, हाँ, वो 50,000 से ज्यादा हैं, तो आप टैक्स नेटवर्क में आ जाएंगे। ठीक है। और आपकी जब एक वीडियो को, किसी भी वीडियो को 1000 व्यूज होगा तो उसके ऊपर आपकी इनकम 195, जिसको यूट्यूब की जुबान में RPM कहते हैं। हाँ। तो उन्होंने इसको एक फिक्स RPM दे दिया है कि 195 रुपए 1000 व्यूज पे ये बंदा कमा रहा है। ठीक है। आबिद साहब, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि हर वीडियो पे अलग अलग RPM हो रहा होता है। किसी का वॉच टाइम डिफरेंट होता है, किसी का डिफरेंट होता है, और फिर नीश भी अलग अलग होती है। तो ये मैकेनिज्म क्या है यूट्यूब की अर्निंग का, और RPM एड्स या जो CPM हम जिसको कहते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं? RPM से मुराद है रेवेन्यू पर माइल, यानी कि 1000 व्यूज आपको मिले या इम्प्रेशन। अगर हम वीडियो के बजाय अर्निंग में वेबसाइट या इमेजेस पे चले जाएं तो वो इम्प्रेशंस पे आ जाता है। ठीक है। 1000 व्यूज के ऊपर आपको जो पैसे मिलेंगे, वो एक RPM है। उसको वो रेवेन्यू पर माइल कहते हैं। ठीक है। और ये कभी भी एक नहीं रहता, ये फ्लक्चुएट करता है। बिल्कुल। देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो आपकी वीडियो देख रहा है व्यूअर, वो कहाँ से है। बिल्कुल। वो पाकिस्तान से है तो कुछ और है, US से है तो कुछ और होगा। हाँ बिल्कुल। फिर उसको जो एड नजर आया, वो कौन सा ऐड नजर आया। ठीक है। फिर आपके चैनल की या आपके कंटेंट की टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, बिल्कुल, फिनांस क्या है, फिनांस पे, होटलिंग पे, ट्रैवलिंग पे, इस तरह कीवर्ड्स पे ज्यादा पैसे मिलते हैं। कुकिंग पे अलग आपके डॉलर्स आ रहे होते हैं। फिर ट्रैवलॉग्स जो आजकल बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान, ये हाई RPM वाले कंटेंट है। लो में एजुकेशन है। ठीक है। किड्स कंटेंट है, या जिनको वो लोग देखते हैं जो पेइंग क्लास में नहीं आते। ठीक है। तो अभी सभी कोई फिक्स स्लैब रेट रखा गया है? नहीं, इसका फिक्स कोई नहीं है। ये सिस्टम, यूट्यूब का अपना सिस्टम है, जिसके मुताबिक वो एडवर्टाइजर से चार्ज करता है। उसी हिसाब से वो आगे अपने पब्लिशर को या कंटेंट क्रिएटर को पे कर रहा होता है अपना कमीशन रख के। अब इसमें ना हमें थोड़ा सा सीक्वेंस समझना पड़ेगा एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम यूट्यूब के या गूगल के नेटवर्क के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए जाते हैं, तो यूट्यूब हमसे एक बिड रेट चीजें पूछ रहा होता है। हम एक प्रपोज ये कर रहे होते हैं कि ये इतना बिड रेट है, इस ऑडियंस को हमने दिखाना है, इसको दिखाना है। अब वो उसका रेट डिफाइन करता है उसके कंपटीशन के ऊपर, कि जिस वक्त हमने ऐड लगाया, हमारे अलावा सेम कंटेंट के ऊपर या सेम ऑडियंस के ऊपर कौन कौन कंटेंट ऐड लगा रहा है। अगर वो कंटेंट की तादाद ज्यादा है
यानी कि कंपटीटर्स हमारे ज्यादा हो गए तो रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेम लाइक दैट, जैसे हम आजकल इन ड्राइव या उबर बुक करवाते हैं, तो जब पीक आवर्स हैं, जब ज्यादा लोग उसको बुक करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सेम लाइक दैट। अब सब ये तो आपने हमें चले रेशो एक बता दी जो प्रपोज की गई है अभी, लेकिन मैं आपको जरा इनिशियल स्टेज पे वापस लेके जाना चाहूंगी। जब हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं वो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, तो जो इनकम उनकी आती है डॉलर्स में आती है, जब हमारे बैंक में कन्वर्ट होके हमारी पाकिस्तानी करेंसी में आती है, तो जब बैंक में वो सारी कन्वर्ट होके डॉलर्स PKR में आते हैं, उस टाइम पे कौन कौन से टैक्सेस डिडक्ट होते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद अगर ये FBR की तरफ से भी एक नया कानून आ जाता है कि उनको भी एक और टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर ये कैसे अमाउंट हमारी जस्टिफाई होगी, किस तरह से डिडक्ट होगी? देखिए, अभी जो टैक्स हमें चार्ज हो रहा है वो 1% है। ठीक है। और वो आता है ऑनलाइन रेमिटेंस में कि ऑनलाइन अर्निंग IT की सर्विस से हम ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, कुछ भी सर्विस देके। जैसे ही, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म जिनकी अभी आपने बात की है, इन सब में आप कहीं से भी हार्ड कैश नहीं आता। बिल्कुल, ये थ्रू बैंकिंग है। बिल्कुल, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आप किसी भी बैंक में आते हैं, उसी वक्त बैंक से पैसे कट जाते हैं। 1% टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा कुछ और हिडन टैक्सेस हैं जिसका कितनी दफ़ा मैंने बैंक से पूछने की कोशिश की, बट नो वन नोज कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। मसलन अगर हमें डायरेक्ट गूगल से, यानी कि यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, उसमें यूट्यूब, गूगल के नेटवर्क में यूट्यूब ऐप्स और वेबसाइट सारी आ जाती हैं, यानी कि हम कहते हैं एडसेंस के थ्रू जो हमें पेमेंट आ रही है, अगर वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ रही हैं, सपोज कर रहे हैं ना कि वो अगर हमें $100 भेज दिए, तो जब हम हमारे अकाउंट में, जो हमें बैंक में एक उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट आता है कि वो इतने डॉलर्स आए हैं, वो $100 नहीं होते, वो उससे डिडक्ट हो जाते हैं। वो कुछ वहाँ बैंक में शो हो रहा है हमारे तकरीबन 93-92 डॉलर्स आ रहे हैं, इनके 7-8% डॉलर्स कम हो जाते हैं। ठीक है। और मैंने कई दफ़ा बैंक वालों से पूछने की कोशिश की कि यार मेरे पास जो यूट्यूब पे मेरे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं वो तो इतने डॉलर हैं, आपके पास कम क्यों शो हो रहे हैं? दे डोंट नो, उनको नहीं पता कि ये पैसे कहाँ गए। अच्छा, मतलब बैंकिंग सेक्टर को भी नहीं पता कि कितने पैसे डिडक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, लेकिन पैसे तो आपके फिर चले गए, डिडक्ट तो हो गए। बिल्कुल, ये डिडक्ट हो रहे हैं और कोई पता नहीं है कि ये वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। वो शायद कोई बैंकिंग की सर्विसेज के चार्जेस हैं, या जो मीडिएटर बैंक दरमियान में है, व्हाटएवर जो भी हो रहा है उसमें कट होते थे। दूसरे नंबर पे पेमेंट आती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, पेनियर या इस तरह के दूसरे, फाइवर है, अपवर्क है, उसमें भी हमें टैक्स 1% गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ जाता है। ठीक है। मगर उसमें जो हमें पेनियर, बहुत ज्यादा पेमेंट्स पेनियर के थ्रू आ रही होनी है, उसमें जो हमें डॉलर रेट पड़ता है, जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पेमेंट आई तो हमें डॉलर रेट 269 पड़ा, जबकि उस वक्त डॉलर का रेट गूगल के ऊपर 278 है। अच्छा। अब उसने बताया कि हमारा रेट ये है, उसमें उसने अपनी डेफिनेटली अपने प्लेटफॉर्म की फीस और पाकिस्तान में जो हमें चार्जेस पड़े हैं वो सारे उन्होंने कैलकुलेट करके उन्होंने रेट ही कम कर देते हैं, उसमें अपनी फीस वगैरह ऐड ऑन करते हैं। अच्छा, वो पता तो चल गया कि उन्होंने अपनी फीस चीज़ें ऐड की हुई, मगर ये हमें क्या हो रहा है, आप एक फ्रीलांसर के तौर पे सोचिए कि जिसने $1000 कमाना है और $1 के ऊपर ₹10 का उससे फ़र्क पड़ रहा है, इसके अलावा 1% टैक्स भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो परेशान होगा, वो कहेगा। और अब अगर ये जो प्रपोज्ड बजट, अब ये जो इन्होंने दिया गया है कानून पास नहीं किया, प्रपोज किया है, अगर ये पास हो जाता है तो फिर इसमें एडवांस टैक्स की मद में वो कुछ और भी काटेंगे। ठीक है। अब ये कितना काटेंगे वो उन्होंने नहीं बताया, मगर इसमें एक फ्लॉ है। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं लगता। ठीक है। क्योंकि ये बात कर रहे हैं, पहली बात ये कहते हैं कि हम ऑडियंस एंगेज किए पाकिस्तान से, उसके ऊपर टैक्स है। ये उसको डिफाइन कैसे करेंगे? इनके पास कोई स्टैट्स तो नहीं होंगे कि डिफाइन कर। इवन एक यूट्यूबर अगर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मोस्टली यूट्यूबर्स दे आर नॉट इतना टेक सेवी या इतना टेक्निकल नहीं है स्टैट्स में कि उन्हें पता चल जाए कि मैं ये देखूं कि कितने व्यूज मेरी पाकिस्तान व्यूज में मेरी कितनी इनकम हुई है। अभी साहब, मैं कुछ यूट्यूबर्स के भी नाम ले लेती हूँ जो कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जो पाकिस्तानी हैं, जिनमें जो सबसे बड़े पाकिस्तान के समझे जाते हैं ट्रैवलॉग्स बनाते हैं, वो इब्रार अहमद। अब उनकी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी तो है, लेकिन उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग जो उनको यूट्यूब पे फॉलो भी कर रही होती है वो इंडियन भी है, वो UK US ये यूरोप के लोग भी हैं। तो ये किस तरह से डिफाइन करेंगे कि सिर्फ जो पाकिस्तानी वॉच आवर है या जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनकी जो व्यूअरशिप पे सिर्फ टैक्स लगेगा? किस तरह से पॉसिबल है और किस तरह से ये जस्टिफाई उसको करेंगे, किस तरह से कांट छांट करेंगे? बेसिकली शायद इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा गूगल का
और यूएस का, बेसिकली ये सिर्फ यूएस में पॉसिबल है। यूएस में चंद ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी है, इनके साथ यूएस की टैक्स ट्रीटी है डबल टैक्सिंग से बचने के लिए। तो वरना यूएस में क्या रूल है कि वहाँ जो हम दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, हम जब जो भी लोग एडसेंस से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है, उन्होंने ये फॉर्म फिल किया होगा। एडसेंस में एक फॉर्म फिल करते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि हम यूएस में नहीं है, इसलिए हम पे टैक्स ना लगाया जाए। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप यूएस में नहीं है, मगर आपको जो यूएस की ऑडियंस आपका चैनल देख के जो आपकी अर्निंग हो रही है इस पे टैक्स आएगा। फिर हम उसको कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान की यूएस के साथ ट्रीटी है टैक्स डबल टैक्सिंग से बचने के लिए, तो इसलिए हमें वो टैक्स भी अजम्पशन है, तो वो हमें टैक्स माफ है। मगर यूएस बहुत सारी कंट्रीज को में कंटेंट क्रिएटर्स को चार्ज करता है टैक्स की मद में जो ऑडियंस उनको यूएस से मिलती है। ठीक है। अब वो कैसे चार्ज करता है? वो सेम ऐसे ही चार्ज करता है जैसे आपकी और मेरी सैलरी किसी कंपनी से आती है और वो टैक्स डिडक्ट करके बाकी सैलरी भेज देते हैं। वो वैसे ही गूगल भी ऐसे करता है। अब गूगल क्योंकि यूएस में है तो वो यूएस के रूल के मुताबिक आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि उसके पास सारे स्टैट्स मौजूद हैं, उसे पता है कि ये एबीसी कंटेंट क्रिएटर के यूएस में से कितनी आमदन हुई है, वो काट लेगा। मगर हमारा एफबीआर कैसे काटेगा? एफबीआर को कैसे यूट्यूब या गूगल अपना स्टैट्स देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है, वो कैसे करेगा? या तो दूसरा तरीका ये है कि वो जिस यूट्यूबर पे या जिस इन्फ्लुएंसर पे इनको गुस्सा होगा उसे एफबीआर के दफ्तर कॉल की जाएगी कि आ जाओ, ठीक है, अब अपने स्टैट्स ओपन करो। ठीक है। तो शायद इस तरह का कुछ हो, मगर ये कितनों को बुला के चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल। चलिए, आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की है, डकी भाई हैं, रजा भट्ट फैमिली है, या एस्ट्रोलॉजी है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप तो इन्हीं की है। तो ये किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इनकी व्यूअरशिप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं उन पे टैक्स लगेगा और किस रेशो पे लगेगा? क्योंकि इनके तो मिलियन में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। उसके लिए सिर्फ इसी तरीके से पॉसिबल है कि ये उनके चैनल लॉगिन करें, स्टैट्स देखें, और कोई एक्सपर्ट जो एनालिटिक्स को देखना जानता है वो देखे, और उनका क्वार्टरली 3 मंथ के व्यूज जो उन्होंने पाकिस्तान से अर्न किया उसको एक निकाले, और उसके ऊपर जो उन्होंने फार्मूला प्रपोज किया 195 इंटू 1000 इंटू नंबर ऑफ वीडियोज, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो उनको किस तरह से फिर एफबीआर अपने उस कानून में शामिल करेगी कि कितनी उनकी वीडियोस चलनी चाहिए? क्योंकि अगर 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो उस पर 1,000 व्यूज़ या फिर 2,000 व्यूज़ इस तरह से तो नहीं आएंगे ना। डेफिनेटली। तो वो जो मिडिल क्लास है वो तो फिर मिडिल क्लास ही रहेगी, अर्निंग उसकी किस तरह से बेहतर होगी या बढ़ेगी? इस पे ना मसला कहाँ आएगा कि इन्होंने, मैं अगर यूट्यूब से अलग हट के हम किसी और बिजनेस की एग्जांपल देना, तो इन्होंने अर्निंग को जो प्रपोज कर दिया वो ऐसे ही है कि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे हम समा पे बैठे हैं, समा की बात करते हैं कि समा पे अगर कोई कंपनी ऐड देती है, वो उसका एयर टाइम का रेट डिफरेंट है, किसी छोटे चैनल के लिए ऐड जाएगा तो उसका एयर टाइम डिफरेंट होगा। बिल्कुल। तो अब ये क्या कह रहे हैं, एक छोटा चैनल जिसका एयर टाइम का रेट बहुत कम है, एडवर्टाइजर उसे बहुत कम पे कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑडियंस कम है, तो ये उसे कह रहे हैं नहीं, क्योंकि समा के पास ज्यादा है तो आप भी मुझे वो ज्यादा वाला दो, ठीक है, उसके मुताबिक टैक्स दो। ये पॉसिबल नहीं है। या ये किसी बिजनेस को ये कह रहे हैं कि क्योंकि एबीसी बिजनेस एक है, वो भी सेम फील्ड में काम कर रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है, तुम भी उस हिसाब से मुझे पैसे पे टैक्स दो। ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि हर बंदे की अर्निंग डिफरेंट है, हर बंदे की एक्सपेंसेस डिफरेंट है। ठीक है। कोई प्रोडक्शन पे बहुत अच्छा, इसमें एक ये भी है कि हम मैक्सिमम, अब क्योंकि टैक्स जब भी बनता है तो वो हम शो करते हैं कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से इतना हमारे एक्सपेंस हुए, प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स देते हैं। अब इन्होंने रेवेन्यू जनरेट एक्सपेंसेस की भी एक लिमिट लगा दी कि हम 30% से ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते अपनी अर्निंग के। अब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई एनजीओ है जिसका एक रूल है कि आपने जितने भी फंड्स जनरेट किए हैं, आपने फंडिंग करके जितने पैसे जनरेट किए हैं, उसमें से इतने % से ज्यादा आप एक्सपेंस नहीं कर सकते। तो ये रूल एक बिजनेसमैन क्यों नहीं कर सकता? वो उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, वो अपनी प्रोडक्शन को एक और अच्छे लेवल पे लेके जाना चाह रहा है। तो अभी सब जब कोविड आया था ना, तो उन दिनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमने ट्रेंड देखा कि नौजवान ज़ाहिर है वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे, बाउंड थे घर में, तो उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स बनने का सोचा, डिजिटल जो कंटेंट है वो बनाया, फ्रीलांसिंग की, और हमने देखा कि
जब कोविड के दिनों में सबसे ज़्यादा जो अर्निंग थी वो डिजिटल ही की गई थी पाकिस्तान में। अभी जो ये टैक्स प्रपोज किया गया है, जो नया प्लान प्रपोज किया गया है, इसके बाद आपको नहीं लगता कि जो हमारी यूथ है या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो डिस्करेज हो जाएंगे? डेफिनेटली। देखिए, इसका ना इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ने वाला है। हाँ। इसमें ना मैं आपको अभी जो एक सिनेरियो चल रहा है जिसका मुल्क को बहुत नुकसान होता है, वो क्या है, छोटे फ्रीलांसर्स हैं जो $2,000-3,000 मंथली कमा रहे हैं। वो जब पाकिस्तान में पैसे अच्छा, जो भी बंदा पैसे कमा रहा है ना ऑनलाइन, उसने कुछ ना कुछ ऑनलाइन खर्च भी करना है। उसने सर्वर बाय करने हैं, उसने फेसबुक पे ऐड लगाने हैं या गूगल पे ऐड लगाने हैं, और इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज बाय करनी है ऑनलाइन। अब जब वो पैसे वहां से कमा के पाकिस्तान लेके आता है, उसको डॉलर रेट बहुत कम मिलता है, बिल्कुल वहां उसका नुकसान होता है। दूसरे नंबर पे जब वो उन्हीं पैसों को दोबारा वहां खर्च करने के लिए एड्स की मद में, फेसबुक पे, गूगल पे, सर्वर की मद में या किसी और मद में कोई टूल बाय करने के लिए एक्सपेंस करता है, तो उसको रेट ज्यादा पड़ता है। ठीक है। तो उसमें अब छोटा क्रिएटर क्या करता है, वो क्या करता है, वो पैसे अपने पाकिस्तान में मंगवाता ही नहीं। हाँ, वो क्या करता है, मेरा अगला सवाल भी यही था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अकाउंट्स उन्होंने बैरून मुल्क के रखे होते हैं, यूके के रखे होते हैं, यूएसए के रखे होते हैं, और वो सारी इनकम वहां पे जा रही है, वहीं जा रही है। और या क्या कर रहे हैं, अगर वो पेनियर से हैं, पेनियर में पैसे पड़े रहने देंगे, ठीक है, पेपाल पे हैं, पेपाल पे पड़े रहने देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, वो फेसबुक पे या अपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटा सा पोस्ट लगाएंगे, वो कहेंगे मेरे पास 2,000 पेनियर अवेलेबल है, मेरे पास 2,000 पेपाल अवेलेबल है। यहाँ से कोई बंदा उन्हें फोन करेगा, वो कहेगा कि ये मेरे ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, वो उधर ट्रांसफर करेगा, उससे यहाँ से हार्ड कैश ले लेगा। अच्छा। अब वो चाहे वो $1,000 है, वो डॉलर, और इस तरह के लाखों फ्रीलांसर्स हैं, वो पाकिस्तानी बैंकिंग में पैसा नहीं आया। अगर ये उनके लिए पॉलिसीज आसान करें और पैसा तो वहां से आना आसान करें, कि इस टाइम में फिर पाकिस्तानी मईशत तो फिर नुकसान में चली जाएगी। डेफिनेटली। इसी तरह अगर ये ऐसा ही रहा तो फिर यूट्यूबर्स भी ऐसा करेंगे। अभी जो वो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स लगाए हुए हैं, तो वो शायद दुबई का अकाउंट्स लगाएंगे या किसी और मुल्क का लगा लेंगे, या पेपल पे पैसे मंगवा लेंगे, और वो इसी तरीके से किसी ना किसी तरीके, क्योंकि उन्होंने और कुछ ना करें तो वो जो पैसे उन्होंने बाहर खर्च करने हैं, वो पहले खर्च करके उतने पैसे बाहर रख देंगे, ठीक है, ताकि उनके यहाँ आने का टैक्स और यहाँ से जाने का टैक्स, यहाँ से अब जब हम गूगल फेसबुक पे ऐड लगाते हैं, यू कांट बिलीव हमें 26% टैक्स की मद में पड़ता है, बिल्कुल, जिसमें एडवांस टैक्स, FED और पता नहीं कौन कौन से टैक्स पड़ते हैं, मिसलेनियस टैक्स हमारे उसमें उन्होंने डाले होते हैं। और 26% आप एक बिजनेस के तौर पे सोचें कि वो आपको एक ह्यूज अमाउंट है। फिर वो आप ऐड लगा रहे हैं, उसके बाद आपको फिर उसी अर्निंग के ऊपर सेल्स टैक्स भी पड़ना है, इनकम टैक्स भी पड़ना है। तो ठीक है, अब कंटेंट क्रिएटर्स या ऑनलाइन बिजनेस करने वाले क्या करते हैं, वो फिर अपने पैसा बाहर रखते हैं। ठीक है। अब सब ये प्रिजम्पटिव इनकम मॉडल क्या है? ये इन्होंने यही किया ना, इन्होंने एस्टिमेट लगा लिया। ठीक है। देखें, बड़ा आसान था ये कहते कि आपके बैंक अकाउंट में गूगल से या यूट्यूब से जितनी इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रिज्यूम एक एस्टिमेटेड अर्निंग डिफाइन कर ली। इन्होंने कहा कि 1,000 व्यूज हुए हैं, हाँ, 195 रुपये आपकी अर्निंग है, ठीक है, और क्वार्टरली उसका सिस्टम बना दिया, ठीक कि आपने कितनी वीडियोस अपलोड की हैं, हाँ, और एवरेज व्यूज कितने हैं, उसको 195 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने कहा ये आपकी एवरेज इनकम है। अच्छा, इसमें अगली मजे की बात क्या है, हाँ, सपोज कर रहे हैं कि आपकी एवरेज इनकम इससे कम आए, यानी कि आपकी जो इस सिस्टम के मुताबिक अज्यूम की गई है, हाँ, वो इनकम ज्यादा है, जो आपके बैंक अकाउंट में आई है, हाँ, यूट्यूब के थ्रू वो कम है, तो ये सिस्टम के मुताबिक वो ज्यादा वाली इनकम तस्वर की जाएगी। अभी सब ये तो फिर ज्यादा नहीं हो गई कि अज्यूम करके आप कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद जो आरपीएम है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है। आरपीएम तो काफी डिफरेंट है। अच्छा, पाकिस्तान में 195, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कोई यूट्यूबर होगा जिसको अच्छी अर्निंग आ रही है, व्यूज बहुत शानदार हैं, उसको 195 रुपीज के करीब, यानी ये $0.07 बनेंगे, मिलता है। वरना पाकिस्तान में जो गूगल कहता है वो 0.01 से लेके $1 तक है। ठीक है। अब सब अगर ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है हुकूमत से, तो आपको क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, उनकी अर्निंग पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, और क्या वो क्विट तो नहीं कर जाएंगे? क्योंकि हमारा जब कोविड का दौर शुरू हुआ था तब हमारा सबसे ज़्यादा रुझान यही था कि सबसे ज़्यादा पैसे अपने मुल्क में मंगवाए जाएं, ज़र मुबादला जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आए, और वो बहुत लोगों ने किया, उसको इनकरेज भी किया और काफ़ी हद तक हमें प्रॉफिट भी हुआ। अभी क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान से बाहर से पैसा ज़र मुबादला लेके आने का सोर्स है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, और उसके बाद IT के लोग।
जो IT की सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है, और उसके बाद अब इन्फ्लुएंसर इसमें ऐड ऑन हो गए। ठीक है। जब आप इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे हाँ। तो डेफिनेटली ये कोई और चोर रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है। देखिए हाँ। आप मैं या शायद वो डिस्करेज होके छोड़ दें, या छोड़ दें। अगर छोटा होगा जिसको सिस्टम नहीं मिलेगा, हाँ। वो कहेगा अगर मैंने कमा के इधर ही मुझे कुछ बचा नहीं है, हाँ। तो वो क्यों करेगा वो काम? क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, वो डॉलर्स में इसीलिए कमा रहे होते हैं कि उनको जो PKR करेंसी है उसमें जाहिर है वो कम हमारी करेंसी है, लेकिन जब डॉलर आ रहे होते हैं तो उनको उसी हिसाब से इनकम भी ज्यादा आ रही होती है। अगर इनकम टैक्स की मद में ही कट जाएगी तो फिर तो हमारा PKR करेंसी में ही हो जाएगा डेफिनेटली। और उसमें एक और है, ऑलरेडी इनकी इन पॉलिसीज की वजह से बैंकिंग सेक्टर का इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के ना होने की वजह से, इतने ज्यादा डिडक्शन की वजह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में पैसा नहीं लेके आते, और बहुत सारे IT के सर्विसेज देने वाले भी पाकिस्तान में पैसा नहीं लेके आते। हाँ, बिल्कुल। तो ये मजीद कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ये जो इतनी न्यूज़ आती है कि इस साल पाकिस्तान ने फ्रीलांसिंग से इतने डॉलर कमाए हैं, तो वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएंगे। आप सब चले, पाकिस्तान में तो ये भी प्रपोज किया गया ना प्लान, और किसी मुल्क में इस तरह से कोई इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और किस हद तक कामयाब है, या वहाँ पे भी कामयाब नहीं है? देखिए US की हमने बात की। हाँ। US में तो गूगल सपोर्ट कर देता है, और हाँ। वहाँ से इनकम इसी फार्मूले के मुताबिक वो देखते हैं कि एक बंदा US में नहीं रह रहा, हाँ। वो आउट ऑफ द US रहता है, उसने इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए US की सरजमीन यूज नहीं की, यहाँ के रिसोर्सेज यूज नहीं किए, तो वो उसको सिर्फ उस ऑडियंस पे, हाँ। जिस ऑडियंस पे, US की ऑडियंस पे उसने जितनी अर्निंग किया उसमें एक उसे टैक्स डिडक्ट करते हैं। बिल्कुल। डिडक्ट करके बाकी इनकम उसको भेजी जाती है। ठीक है। इसके अलावा UK वो कहता है कि आपके अकाउंट में जितनी इनकम आई है उसके ऊपर टैक्स है। ठीक है। उसने कोई प्रपोज नहीं किया कि क्या होगा, इसका इतनी इनकम होनी चाहिए, मतलब स्पेसिफिक उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने जो भी इनकम है वो जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुई है उसके ऊपर टैक्स है। सेम इंडिया में भी ऐसा ही है। ठीक है। कि जितनी इनकम आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, अच्छा इनकी रेशियो डिफरेंट हो सकती हैं। इंडिया में कुछ केसेस में वो GST भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, मगर जो इनकम है वो वही है जो उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुई है। हाँ, वो ये नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि क्योंकि एक ध्रुव राठी है वो ज्यादा कमा रहा है, हाँ, तुम छोटे हो, तुम दोनों को टैक्स में सेम रखूंगा। हाँ, क्योंकि हर बंदे की स्लैब डिफरेंट है, स्लैब भी डिफरेंट है, असल में इनकम डिफरेंट होगी ना। हाँ, बिल्कुल। तो उस इनकम के ऊपर टैक्स है। फिर किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप 30% से ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कि एक्सपेंस की मद में आपने जो डिडक्ट करना है, हाँ, ये भी इस प्रपोज डॉक्यूमेंट में है कि वो आप 30% से ज्यादा नहीं कर सकते। ये भी कहीं नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमने यूट्यूबर्स के हवाले से तो बहुत बात कर ली, फ्रीलांसर्स के हवाले से भी बहुत बात कर ली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेज़ॉन पे काम करते हैं। आजकल US का और UK की जो ट्रकिंग सिस्टम है, पाकिस्तान से बहुत नौजवान ये भी बैठ के कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई मुश्किलात हो सकती हैं? डेफिनेटली। देखिए, जो भी बंदा जिसके पैसे बाहर से आ रहे हैं, हाँ, या उसने बाहर, अब ये जो ट्रकिंग सिस्टम वाला काम कर रहे हैं, इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया हुआ है, हाँ, जहाँ से वो ट्रक डिस्पैचिंग करते हैं, वहाँ वो उनको पे करते हैं। बिल्कुल। और फिर वहाँ से जो पैसे कमाते हैं वो पाकिस्तान लेके आते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सबसे स्मार्ट मूव जो मैंने 3-4 लोग देखे हैं, ये अपना पैसा, जो पैसा उन्होंने US में एक्सपेंस करना है वो पाकिस्तान लेके नहीं आते। अच्छा। यहाँ सिर्फ वो पैसा लेके आते हैं जो उन्होंने यहाँ खर्च करना है। हाँ, मतलब सारा बाहर के अकाउंट में रखा हुआ है। वो बाहर के अकाउंट में जो उन्होंने LLC बनाया हुआ है अकाउंट, हाँ, उसमें रखा हुआ है। और वहां से एड भी वहां से लगाते हैं, गूगल एड वहां से पे करते हैं, अपने फेसबुक के एड्स के वहां से पे करते हैं, उन प्लेटफॉर्म की फी वहां से पे कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है कि उनको वहां कोई टैक्स नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, ठीक है। आप सब चले, टैक्स के हवाले से तो बात होगी, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि शायद यूट्यूब उनको बहुत अच्छी अर्निंग नहीं दे पा रहा। मैं नौजवानों की तरफ से आपसे ये मैसेज पूछना चाह रही हूँ, आपसे मैसेज लेना भी चाह रही हूँ कि कौन सी नीश वीडियोस की बनानी चाहिए? ट्रैवलॉग्स हो गए, कुकिंग हो गई, टेक हो गई, कौन सी वीडियोस हमें यूट्यूब पे बनानी चाहिए? कौन से ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम भी अपने जो व्यूज़ हैं वो बढ़ा सकें, सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकें? अच्छा, इसमें ना मैं उस बंदे के लिए बात करता हूँ, हाँ, जो आज पहली दफ़ा यूट्यूब पे आने लगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मेरे इस 15 से ज़्यादा चैनल मैं इस वक्त रन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, हम उसकी बात करते हैं जिसने आज पहला चैनल, हाँ, जो न्यू कमर है। बिल्कुल। आपने एक क्राइटेरिया रखना है, आप कॉपी पेंसिल पकड़ें, हाँ, आप देखें कि जो नीश आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी ये 3-4 चीज़ें आपके पास हो रही हैं कि नहीं। पहला, क्या आप उसके ऊपर 100 वीडियोज़ बना सकते हैं? अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग
अपना इंटरेस्ट समझ रहे होते हैं कि मेरा ये ABC और इंटरेस्ट है, डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर और वीडियोस नहीं बना पाते। वीडियोस बनानी क्यों नहीं हाँ। बना पाते? क्योंकि उनके पास कंटेंट खत्म हो जाता है। हाँ। मतलब मेरे पास मैंने एक देखा टीचर थी, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाना था, उन्होंने कहा जी मैं प्रिंटिंग, आई एम वेरी गुड एट प्रिंटिंग, ठीक है, मैं बड़ा अच्छा बोलती हूँ, लोग मेरे से मशवरा लेने आते हैं, हर कोई मुझे कहता है यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। तो मैंने कंटेंट क्रिएट करना है, उन्होंने शुरू किया, लेकिन मैंने 10 वीडियोस के बाद उनके पास टॉपिक खत्म हो गए, उन्हें कोई ठीक है नया टॉपिक ही नहीं मिल रहा। हाँ, तो ये आप पहले देखना है कि क्या आपके पास इतना कंटेंट है उस फील्ड का कि आप उस पे 100 वीडियोस बना सकती हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये देखें क्या उस फील्ड की जो न्यू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है एफर्ट के बगैर आपके पास आ रही है। अब उसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज करते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो मूवीज में है। अब पाकिस्तान में, इंडिया में, हॉलीवुड में कोई नई मूवी आएगी ना, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको जाके गूगल पे सर्च नहीं करना पड़ेगा नई मूवी कौन सी आई है। आपका इंटरेस्ट है, जाहिर है वो चीज आपके पास खुद ही आ जानी है। बिल्कुल। अगर आपका इंटरेस्ट गैजेट्स में है ना, तो आईफोन 18 आने वाला होगा ना, आपको पहले पता होगा उसका कलर कौन सा है, उसकी नई स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें चेंजेस क्या होने वाली है, आपको सब कुछ पता होगा पहले से ही। ठीक है। आप लोगों को बता रहे होंगे। लेकिन ज्यादा डॉलर्स कौन सी वाली वीडियोस पे आते हैं? देखिए, हम डॉलर्स की जब बात करेंगे ना, नए कमर्स के लिए ये नहीं, ठीक है, क्योंकि न्यू कमर्स का हमेशा फोकस ये होता है कि ऐसी नीश हमने ऑप्ट करनी है, जिसमें हम काम कर सकें, जिस पे डॉलर ज्यादा आ सके। नहीं, ये गलत हो जाएगी। अगर आप डॉलर्स पे जाके करेंगे ना, आप कुछ दिन बाद आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ जाएगी कंटेंट ढूंढने के लिए। ठीक है। मसलन मैंने एक बंदे को देखा, उन्होंने ना कुकिंग का चैनल शुरू कर लिया। अब वो कुकिंग का चैनल, कुछ दिन बाद वो कहे अब मैं क्या पकाऊं। ठीक है। वो एक हैसल थी, नई चीज कुक करना, उस पे काम करना। ऐसे ही कोई मोबाइल रिव्यूज पे काम कर ले, आपके पास मोबाइल नहीं आते ही नहीं, आप कितने खरीदेंगे? बिल्कुल। मगर उसकी बजाय अगर आपकी लाहौर में हाल रोड पे दुकान है, हाँ, बिल्कुल, तो आपके पास हर मोबाइल आ रहा है। हाँ, ठीक है। आपको हर आने वाले मोबाइल का पता चल रहा है। ठीक है। उसमें मसला क्या है वो आपको पता चल रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये कि आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट है, और उसका लेटेस्ट कंटेंट आपके पास विदाउट एफर्ट आना चाहिए। ठीक है। यानी आपको एफर्ट नहीं कर, आपका पहले से सिस्टम बन चुका हुआ है। हाँ। तो वो तब आप यू आर गुड एट दैट। कंटेंट तो हो गया, लेकिन अभी साहब मैंने जो चीज सुनी है ना, वो सबसे ज्यादा ये सुनी है कि थंबनेल आपका, टाइटल आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। डेफिनेटली। देखें, एक चीज है, आप समझे कि यूट्यूब एक लाइब्रेरी है या एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, और उसके ओनर की क्या जरूरत है? उसके ओनर की वन एंड ओनली जरूरत है कि जो बंदा मेरी इस लाइब्रेरी में या मेरे इस डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर हुआ है वो बाहर ना जाए। बिल्कुल। वो इस वाले डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल के फेसबुक वाले पे ना जाए या टिकटॉक वाले डिपार्टमेंटल स्टोर पे ना जाए, यहीं रहे। ठीक है। अब जो बंदा उसका ये पर्पस सर्व कर रहा है ना, वो उसको प्रमोट करेगा। अब वो पर्पस कैसे सर्व होगा कि वो आपकी वीडियो पे आया ना, यूजर जो डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर हो गया, उसने यूट्यूब की ऐप ओपन कर ली है, वो एंटर हो गया, उसके सामने वीडियो आ गई और आपकी वीडियो ने उसे हुक कर लिया, रोक के रख लिया। अगर तो आपकी वीडियो किसी यूजर को रोक के रखने में कामयाब हो रही है, तो आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब आपकी वीडियो को खुद प्रमोट करेगा। ठीक है। अब वो असल मसला आता है कि नजर किसको आनी चाहिए? नजर उसको आनी चाहिए जिसका इंटरेस्ट हो, टारगेटेड ऑडियंस, जिसका इंटरेस्ट हो। यानी कि अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है, मुझे अगर कोई गलती से पॉलिटिक्स की न्यूज या वीडियो नजर भी आ जाएगी तो वो स्किप ही होगी ऐसे करके। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। तो मेरी वीडियो, मुझे वो वीडियो नजर आनी चाहिए जो मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है। अब उस कंटेंट क्रिएटर ने, जो बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है, उसने अपलोड करते हुए टाइटल और थंबनेल बनाते हुए ये चीज जहन में रखनी है कि यूट्यूब को मेरी वीडियो के बारे में पता चल जाए कि ये मैंने किसको दिखानी है। ठीक है। ठीक। अगर राइट बंदे के पास जाएगी, चाहे वो 4 लोग हों, वो आपकी वीडियो देखेंगे और उससे वो यूट्यूब को सिग्नल भेजेंगे एक कि ये कंटेंट अच्छा है। ठीक है। ये कंटेंट रोक रहा है अभी सब। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की भी बहुत ज्यादा बात होती है और यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइज कर दिया गया है AI का काम भी। अब जो लोग AI की तरफ से काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई शॉर्टकट आप हमें बताएंगे? जरा ब्रीफ सा बता दें, ताकि जाते जाते हम ये भी मैसेज नौजवानों को दे दें कि अगर वो यूट्यूब के जरिए कमाई करना चाह रहे हैं तो वो AI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। AI का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपको इसमें साथ एक और न्यूज़ भी दे दूं कि यूट्यूब ने बहुत सारे AI बेस्ड चैनल को डिमोनेटाइज भी किया। अच्छा। रीजन क्या थी? दे आर नॉट एडिंग वैल्यू। ठीक है। अब वैल्यू ऐड करने से क्या मुराद है कि आप बस फॉर द सेक ऑफ वीडियोस नहीं बना रहे, कि वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे। अगर आपका कंटेंट किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, और उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। अब वैल्यू कैसे हो सकती है? इन्फॉर्मेशन दे के हो सकती है, एंटरटेन करके हो सकती है।
ठीक है, कुछ नया बता के हो सकती है, बिल्कुल, कुछ उसके मसले का सोल्यूशन दे के हो सकती है। बिल्कुल। अगर वो दे रही है तो आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। एआई के बहुत सारे टूल हैं, जनरेटिव एआई के थ्रू आप बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस इसको यूट्यूब पे पड़ी हैं जिन पे अर्निंग भी हो रही है। सॉन्ग्स हैं, आप हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, लोग फिनांस पे काम कर रहे हैं, फिनांस में सबसे अच्छा आता है, ट्रैवल पे बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं एआई के थ्रू। मगर उसके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है, कुछ खुद से भी काम करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं, यानी कि वो एआई प्लस थोड़ा सा अपना इनपुट भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अर्न कर रहे हैं। मतलब ह्यूमन एंगल होता है, क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हैं, इमोशंस ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद आबिद अयूब जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, और आज हमने यही कोशिश की है कि अपने व्यूअर्स को ये बता सकें कि परेशानी हो ना, अभी एफबीआर की तरफ से सिर्फ प्रपोज्ड एक प्लान दिया गया है, और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा ये आने वाले दिनों में ही देखा जा सकता है। अगर ये एक्सेप्ट हुआ, अगर ये अप्रूव हुआ, तो फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।